कॉलेज के दिनों में मैंने पैसे देकर एक गर्लफ्रेंड बनाई थी। जब तक वो मेरे साथ रही, मैंने उसकी हर जरूरत, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। वो लड़की गरीब तो थी, पर पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो हमेशा मेरी हर बात मानती थी और पूरे 4 साल बिना किसी आत्मसम्मान की परवाह किए मेरे पीछे पीछे चलती रही। लेकिन बाद में मेरा परिवार दिवालिया हो गया और हमारा सब कुछ बिक गया। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने माफी का एक शब्द तक नहीं कहा। इसके बाद अपना कर्ज चुकाने के लिए मैं एक होटल में वेटर का काम करने लगा, जबकि वो एक सेलिब्रिटी बॉयफ्रेंड के साथ एक बड़ी कंपनी की सीईओ बन गई। एक बार उसने मुझसे पूछा था, क्या तुम्हें पछतावा है? मैंने कहा नहीं, तो उसने जवाब दिया, लेकिन मुझे है। ग्रेजुएशन के इतने सालों बाद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चू यूयू से मेरी मुलाकात इस तरह होगी। होटल में मेहमानों का स्वागत करते समय मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मेरा चेहरा ना देख ले। शाओफैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डायरेक्टर झांग ने माओताई शराब की एक बोतल की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर मुझसे कहा, जरा ये शराब बैंक्वेट हॉल तक पहुंचाने में मेरी मदद कर दो। मैं तुरंत मान गया और तेजी से शराब उठाकर वहां से निकल गया। रोशनी थोड़ी कम थी, इसलिए शायद चू यूयू मुझे पहचान नहीं पाई। तभी डायरेक्टर झांग में बातचीत शुरू करते हुए कहा, मुझे बस इतना पता है कि मिस चू लिनचेंग की रहने वाली हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस इलाके में रहती हैं। चुयू काफी देर तक होटल के दरवाजे की तरफ खोई खोई सी देखती रही। फिर अचानक होश में आकर बोली, डायरेक्टर झांग, आपने क्या कहा? डायरेक्टर झांग ने देखा कि चू यूयू कहाँ देख रही थी। प्रेसिडेंट चू कुछ सोच में डूबी हुई लग रही थी और इस नजारे ने उनकी पुरानी यादों को ताजा कर दिया था। मेरी छवि बार बार चू यूयू के दिमाग में घूम रही थी। उसने जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर दी, ये सोचकर कि मैं शराब पहुंचाकर वापस आऊंगा। लेकिन होटल के अंदर जाने तक मैं उसे दोबारा नहीं दिखा। उसने पूछा, वो शराब लाने वाला कर्मचारी कहाँ गया? सुपरवाइजर सन थोड़ा हिचकिचाई। आपका मतलब शियाओ फैन से है? चुयूयू की उंगलियां थोड़ी कांपने लगी। हाँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम चेन फैन है, सुपरवाइजर ने इधर उधर देखते हुए कहा। अजीब बात है, वो अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा नाम सुनते ही चू यूयू अपने चेहरे के हाव भाव संभाल नहीं पाई। उसने तुरंत कहा, क्या आप उनसे कह सकती हैं कि वो अभी काम छोड़कर न जाएं? मुझे पार्टी के बाद उनसे कुछ बात करनी है। सुपरवाइजर सन ने धीरे से चौंक कर पूछा, क्या आप उन्हें पहले से जानती हैं? उनके नीचे काम करने वाला एक मामूली वेटर और कहाँ ये अरबपति औरत, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन जोड़ना सच में मुश्किल था। चियो ने बात संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस वो अभी अभी यहां से गया। मुझे उसकी पीठ ही दिखी, पर मुझे लगता है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। तभी वहां खड़े ली शुआई ने बात काटते हुए कहा, अरे हाँ, मैं भी चाह रहा था कि वो बाद में मेरे लिए कुछ सामान खरीद कर ला दे। सुपरवाइजर सन को बात समझ आ गई। ओह, अच्छा ये बात है। हमें भी कुछ काम निपटाने के लिए किसी की जरूरत है। मैनेजर सन ने तुरंत अपना वॉकी टॉकी उठाया और कहा, चेन फैन को बुलाओ। परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि मुझे अगली सूचना मिलने तक काम से छुट्टी नहीं मिल सकती थी। मैं होटल के शौचालय बाथरूम में छिपा हुआ था और बाहर की बातें सुन रहा था। सुपरवाइजर सन की बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। सच कहूं तो मैं आज उनसे बात ही नहीं करना चाहता था। लेकिन सुपरवाइजर सन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अब वापस जाने का समय नहीं है, कल सुबह जल्दी छुट्टी हो रही है। तभी बात आई कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। एक ग्राहक ने विशेष रूप से तुम्हें ही बुलाया है, और वो वीआईपी ग्राहक कोई और नहीं, बल्कि वो दोनों शक्तिशाली हस्तियां चू यूयू और उसका सेलिब्रिटी बॉयफ्रेंड थी, जिन्हें नाराज करना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं अवाक रह गया, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मुझे ध्यान आया कि मुझे मेरी तनख्वाह मिल गई है। मैं बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब ड्यूटी खत्म हो और मैं अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ पहले से खरीद कर रख सकूं। मैं इस हालत में काम पे कैसे जाऊं, और ये महत्वपूर्ण व्यक्ति आखिर मुझसे क्या चाहता है? कुछ पता नहीं था। इस बात ने मेरी घबराहट बहुत बढ़ा दी। मैं रात 11 बजे तक जागता रहा और दरवाजे के पास खड़ा रहा। तभी डायरेक्टर झांग और उनके साथ आए लोग, जो काफी नशे में लग रहे थे, लिफ्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। वे पहुंच तो गए थे,
लेकिन उनके साथ चू यूयू कहीं नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही वे हॉल में वापस लौटे, मुख्य मैनेजर गुआन ने सुपरवाइजर को याद दिलाया कि उसे और अधिक सतर्क रहना चाहिए और मुझे चेन फैन को समझा देना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं। होटल का नियम साफ था, अगर तुमने किसी बड़े ग्राहक को नाराज किया, तो मालिक सबसे पहले तुम्हें नौकरी से निकाल देगा, तुम्हारे हाथ काट देगा। दूसरी तरफ होटल के कमरे में चू यूयू अकेली थी। तुम मुझे टुकड़े टुकड़े करने वाले दूसरे इंसान हो। होटल के कमरे में चू यूयू थोड़ी डिस्टर्ब थी। उसने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर किए, कमरे के पर्दे खोले और फर्श से छत तक फैली बड़ी सी कांच की खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। वो नीचे की ओर देख रही थी। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था और चहल पहल से भरा था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपने घर का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो। हकीकत तो ये थी कि अब उसका कोई घर बचा ही नहीं था। 1 साल पहले उसने अपने ही पिता को जेल भिजवा दिया था और उस कारागार की कोठरी में उसकी माँ और छोटा भाई भी बंद थे, जो उसकी कंपनी में हंगामा करने और उससे जबरदस्ती पैसे ऐंठने आए थे। उसने खुद उन्हें पुलिस के हवाले किया था। ये सब करने के बाद उसे कोई पछतावा या दर्द महसूस नहीं हुआ। बस ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में एक सुकून और शांति छा गई हो। वो बहुत छोटी उम्र से ही इस नर्क जैसे घर से छुटकारा पाना चाहती थी। जब वो बच्ची थी, तो उसकी दादी रहस्यमय तरीके से बाथरूम के दरवाजों के पीछे से झांकती थी। एक बार उन्होंने कागज के तौलिए में लपेटकर उसे हरे रंग की चीनी का एक टुकड़ा दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाती, उसके छोटे भाई ने वो चीनी उससे छीन ली। भाई ने उसे खाने से भी मना कर दिया और कहा कि ये गंदी है। उसने अड़ियल रवैया दिखाते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया और पैर से कुचल दिया। जब वो सिर्फ 7 साल की थी, तब वो स्कूल से घर लौटकर सबके कपड़े धोती थी और यहां तक कि अनाड़ी हाथों से खाना भी बनाती थी। फिर भी उसकी मां शिकायत करती थी कि चावल बहुत ज्यादा पक गए हैं और गीले हो गए हैं। उसके पिता भी मां की हां में हां मिलाते हुए बड़बड़ाते रहते थे। बाद में वो और उसका छोटा भाई, जो 11 साल का था और मिडिल स्कूल में पढ़ता था, साथ में खाना खाने बाहर जाने लगे। भाई के पास रहने सहने के लिए हर हफ्ते 30 युआन होते थे, जबकि चू यूयू को सिर्फ 5 युआन मिलते थे। वो स्कूल में मिलने वाले चावल का खर्च तक नहीं उठा पाती थी। वो स्कूल के बाहर एक स्टॉल से उबले हुए बंस, पाव का एक बड़ा ढेर खरीदती और पेट भरने के लिए पूरा बैग अकेले ही खा जाती। कॉलेज के पहले साल में उसके दुश्मनों, कर्जदारों ने उसके स्कूल का पता लगा लिया था और वे उसके माता-पिता को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। स्कूल के गेट पर हर तरफ शोर शराबा हो रहा था। वो इस कदर डर गई कि उस रात स्कूल की छत पर चली गई। उसने सोचा था कि वो बस एक दिन और जी ले। अगले ही दिन उसने तंग आकर स्कूल छोड़ दिया था। जिंदगी के उस अंधकार में जब वो चू यू यू सुकून की तलाश कर रही थी, तब उस रईस और अय्याश लड़के चैन फैन ने उसे ढूंढ लिया था। उसे चू यू यू पर पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर उसे सिर्फ प्यार और हक मिला होता, तो वो बहुत पहले से ही उस लड़के के साथ दिल से रहना चाहती थी। वो लड़का हमेशा किसी उजाले की तरह चमकता रहता था। फिर भी चू यू यू ने उसके दिए पैसे ले लिए। न तो उसने वो पैसे अपने लालची परिवार को दिए और न ही खुद पर खर्च किए। वो पूरे 3 साल उसके साथ रही, लेकिन उसकी वो खुशी बहुत कम समय की थी। हालांकि वो जानती थी कि उस रिश्ते में उसकी हैसियत सिर्फ एक इस्तेमाल होने वाली चीज जैसी थी, फिर भी जब उस लड़के ने सचमुच उसके साथ एक वस्तु जैसा बर्ताव किया, तो उसके दिल को गहरी ठेस पहुंची। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके मामलों में दखल दे सके, अपने हक के लिए बोल सके या किसी और लड़की को देखकर जलन जता सके। फिर वो लड़का कुछ समय के लिए उसकी जिंदगी से गायब हो गया और जब वे दोबारा मिले, तो उसने रूखेपन से कह दिया कि उसकी एक नई गर्लफ्रेंड है और अब उसे चू यूयू की कोई जरूरत नहीं है। चू यूयू ने अपनी वो सारी बचत संभाल कर निकाली। वो सारा पैसा जो उस लड़के ने उसे 4 सालों में दिया था, उसे उसका पैसा नहीं बल्कि वो लड़का खुद चाहिए था। लेकिन लड़के ने उसकी तरफ पलटकर देखा तक नहीं। चूयू ने अपना हाथ उठाया। उसकी गोरी कलाई पर एक नीले रंग का टैटू साफ चमक रहा था। ये निशान ब्रेकअप के पहले दिन खुद उसने, या चेन फैन की याद ने, अपनी त्वचा पर उकेरा था, ताकि वो उस दर्द को हमेशा याद रख सके और कभी न भूले।
वो लड़का उसके जालिम माता पिता से भी ज्यादा नफरत के लायक था, जिसने पहले तो उसे जीने की सारी उम्मीदें दी और फिर धीरे धीरे करके सब कुछ छीन लिया। तभी होटल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। चू यूयू ने तुरंत एक टिश्यू पेपर से अपनी आंखें पोंछी और दरवाजा खोलने आई। जैसे ही दरवाजा खुला, मानो समय एक पल के लिए रुक गया हो। उसकी थोड़ी लाल और सूजी हुई आंखें, जिनमें कोई भाव नहीं था, मुझे देख रही थीं। उसकी उस अजीब निगाह के सामने मैं थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करने लगा। मैंने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। मैंने रूखेपन से पूछा, आपका सामान कहाँ रखना है? चू यूयू मुझे अंदर आने का रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गई। मैंने उसका सामान उठाया, बेड साइड टेबल पर रखा और तुरंत वापस जाने के लिए मुड़ गया। ये देखकर कि मैं सच में बिना कुछ बोले जा रहा हूं, चू यूयू की वही पुरानी ठंडी आवाज गूंजी, मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी लेकर आओ, मुझे अपने पैर धोने हैं। होटल के नियमों के मुताबिक मैंने ध्यान से फुट बेसिन, पैर धोने के टब पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कवर लगाया, उसमें गर्म पानी भरा और उसे सोफे के पास ले आया। चू यूयू मुड़ी और अपने पैर समेटकर सोफे पर बैठ गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसते हुए बोली, तुम बहुत लंबे हो, मेरे सामने ऐसे खड़े रहकर मेरा रास्ता मत रोको, थोड़े नीचे बैठो। मैं कुछ पल के लिए हिचकिचाया। मन में बहुत कुछ आया, कुछ बोलना भी चाहता था, लेकिन अपनी इस वेटर की नौकरी और मजबूरी के आगे झुक गया। मैं घुटनों के बल नीचे बैठ गया, मानो कोई पुराना योद्धा किसी महारानी के सामने झुक रहा हो। चू यू यू की नजरें नीचे बैठे मेरे गले पर और फिर मेरी बर्फ जैसी सफेद होटल की कमीज पर टिक गईं। मैं बदला नहीं था, बस मेरी आंखों से कॉलेज के दिनों की वो बेफिक्री और मासूमियत अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तुम विनम्र तो हो गए हो, लेकिन पहले से ज्यादा समझदार भी, चू यूयू ने ताना मारते हुए कहा और फिर थोड़ा हंसकर बोली, लगता है यंग मास्टर चेन का समय पिछले कुछ सालों में कुछ खास अच्छा नहीं बीता। क्यों, तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया क्या? उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। साल बीत गए और तुम्हारा वो घमंड भी हवा हो गया। वैसे मेरे पिताजी को भी बिजनेस में कुछ परेशानियां आई थीं, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने मेरी मां से पहले ही कानूनी तौर पर तलाक ले लिया था, वरना आज मेरी मां और मेरे पास सिर छुपाने के लिए जगह भी नहीं होती। शिव को बस इतना पता था कि कॉलेज के दिनों में इस लड़के का परिवार बेहद अमीर था। वो जो चाहे खरीद सकता था और जिस चीज से चाहे खेल सकता था। उसके बैंक खाते में हमेशा लाखों रुपए पड़े रहते थे। उसने थोड़ा रुककर पूछा, तुम्हारी महीने की तनख्वाह कितनी है? मैंने जवाब दिया, 7,000 से थोड़ा ज्यादा। चुयू ने जोरदार ताना मारते हुए कहा, मुझे याद है कि तुम्हें हर महीने 10 लाख युआन से ज्यादा का पॉकेट मनी मिलता था, और आज सिर्फ 7,000। इतने पैसों में तो किसी नाइट क्लब में तुम्हारी एक रात का खर्च या एक टिप देने का पैसा भी नहीं निकलता। समझ नहीं आ रहा कि तुम इस हालत में गुजारा कैसे कर रहे हो। इस बात पर मैं क्या जवाब दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। काफी देर से घुटने के बल बैठे रहने की वजह से मेरे पैर थोड़े सुन्न हो गए थे, इसलिए मैंने चुपचाप सहारा लेने के लिए अपने दूसरे पैर के अंगूठे पर थोड़ा जोर दिया। चू यूयू ने फिर पूछा, तुम 7,000 युआन कमाने के लिए किस तरह का काम करते हो? मैंने कहा, ग्राहक की जरूरत के हिसाब से, मूल रूप से उनके छोटे मोटे सारे काम करना। तो क्या मेरे पैर धोना भी तुम्हारे काम में गिना जाता है? मैं एक पल के लिए रुका, फिर बोला, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये सुनते ही चू यूयू जोर से हंस पड़ी, इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वाह, यहां तक कि बड़े रईस जमींदार युवा मालिक चेन भी अब मेरे पैर धोने को तैयार हैं। तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? वो हंसते हुए मेरे चेहरे के हाव भाव को बहुत ध्यान से देख रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और उसके पैरों को पकड़कर पानी में डाल दिया, लेकिन शायद पानी बहुत ज्यादा गर्म था। चू यूयू ने गुस्से में मेरे कंधे पर जोर से लात मारी और मैं अचानक लड़खड़ाकर कालीन पर पीछे की तरफ बैठ गया। कमरे का माहौल बहुत घुटन भरा हो चुका था। कालीन को छूते ही मेरी उंगलियां गुस्से और बेबसी से थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। मुझे याद आया कि कॉलेज के दिनों में इसने मेरे पैर न जाने कितनी बार धोए थे। आज मैं बस उसका वही कर्ज चुका रहा था। मैंने अपनी आस्तीन से अपने चेहरे पर गिरा पानी पोंछा। उसने आदेश दिया, फिर से कोशिश करो।
अब पानी इतना गर्म नहीं होना चाहिए। मैंने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया और गंभीर होकर काम करने लगा। मेरी इस खामोशी ने चू यूयू के अकारण गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया। उसने अपने पैर वापस पानी के टब में रखे और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें घुटने पर बैठने में दिक्कत हो रही है। क्या दोनों घुटनों के बल बैठना ज्यादा आरामदायक होगा? और तुमने अब तक अपना सिर ऊपर उठाकर मुझे देखा भी नहीं है। मैंने बिना कोई भावना दिखाए कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सही बात है। 7,000 युआन महीना किसी रईस को घुटने टेक कर सेवा करवाने के लिए काफी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस काम के एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। ये कहते हुए उसने अपना बैग उठाया और उसमें से पैसे निकालने के लिए उसकी चेन खोली। चू यूयू ने अपने बैग से लगभग $10,000 की एक मोटी रकम निकाली और सीधे मेरे ऊपर पटक दी। नोट हवा में उड़ते हुए हर जगह बिखर गए। कुछ जमीन पर गिर गए तो कुछ सीधे पानी के बेसिन में जा गिरे। मैंने तब भी अपना सिर नीचे ही रखा। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उसके पैर धोने पर था। ये देखकर उसने गुस्से में अपने बैग से कुछ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी निकाले और मेरी तरफ फेंक दिए। उसने हाथ हिलाकर चिढ़ते हुए कहा, लो, इन्हें अच्छे से पहुंच लो। तुम्हें क्या लगता है ये पैसे बहुत कम है? जरा अपनी कीमत तो बताओ। मैंने चुपचाप उसके फेंके हुए सारे नोट और कार्ड जमीन से उठाए, पीछे मुड़ा और उन्हें कॉफी टेबल पर सलीके से रख दिया। ये देखकर चू यूयू की छाती गुस्से से तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। फिर वो धीरे धीरे शांत हुई। उसी वक्त मैंने उसके पैरों को धीरे से उठाकर तौलिए से लपेटा। उसने मुझे देखा और मन ही मन सोचा कि अब तुम वो पुराने वाले चेन फैन नहीं रहे। लोग समय के साथ हमेशा बदल जाते हैं। क्या मैं भी अब पहले जैसी हूं? उसने अपने घुटनों को अपनी बाहों में समेट लिया और अजीब अंदाज में बैठी रही। पैर साफ करने के बाद मैं सोफे के पास थोड़ा हटकर खड़ा हो गया और उससे सहजता से पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? चू यूयू सोफे पर बैठ गई। उसने सोचा कि इस शहर में आज के समय में डेटिंग करना तो आसान है, लेकिन शादी करना बहुत मुश्किल है। आज के जमाने में ऐसी औरतें कहाँ मिलती हैं जो बिना दहेज, कार या घर की मांग किए आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हों। ऐसी लड़की ढूंढना आसान नहीं है। तभी चू यूयू ने ताना मारा, वैसे तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड कहाँ है? क्या तुम्हें अब जाकर अपनी औकात का एहसास हुआ है? वो असल में उस काल्पनिक लड़की की बात कर रही थी जिसका झूठा जिक्र मैंने कॉलेज के दिनों में ब्रेकअप के वक्त किया था। हकीकत तो ये थी कि वैसी कोई लड़की कभी थी ही नहीं। वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी, क्योंकि मैं उससे रिश्ता तोड़ना चाहता था। पर अब ये सब बातें करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कहा, अब आपको आराम करना चाहिए, मुझे भी घर जाना चाहिए। जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाने वाला था, तभी मेरे पैंट की जेब में मेरा फोन बज उठा। मैंने बिना किसी झिझक के वहीं चू यूयू के सामने ही कॉल उठाने के लिए बटन दबा दिया। कॉल उठते ही पूरे कमरे में गुस्से से तमतमाई हुई लड़की की आवाज गूंज उठी। अरे चेन फैन, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं पिछले कई महीनों से तुम्हारे साथ हूं और तुम जरा सी असहमति पर मुझे ब्लॉक कर देते हो। भले ही मैं शादी की शर्तें स्वीकार नहीं कर पा रही थी, पर क्या हम इस पर शांति से बात नहीं कर सकते थे? क्या तुम में जरा भी तमीज नहीं है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कमरे में मौजूद हम दोनों में से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये कॉल बाई चुचू का होगा। एक ऐसी लड़की जिसके दिल में मेरे लिए कोई सच्ची भावना नहीं थी। दरअसल मैंने उसे व्हाट्सएप और कॉल पर ब्लॉक कर दिया था, जो उसे मना करने का मेरा अपना तरीका था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और आज मेरे दूसरे नंबर पर कॉल कर दिया था। बाई चुचू का कई महीनों से साथ रहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जब भी हमारी शादी की बात आती, तो वो बहुत ही शालीन और दिखावे का सम्मानजनक व्यवहार करती थी। हमारे बीच ज्यादा से ज्यादा सिर्फ हाथ पकड़ने जैसा एक रस्मी रिश्ता ही था। अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद बाई चुचू फोन पर थोड़ी शांत हुई और बोली, सुनो, अगर तुम्हें दुल्हन की कीमत ज्यादा लग रही है तो हम इस पर दोबारा चर्चा कर सकते हैं। मेरी बस एक ही मूल शर्त है कि हम तुम्हारे बड़ों के साथ नहीं रहेंगे। अलग रहना ही मेरी अंतिम शर्त है। बाकी सब बातों पर मैं समझौता करने को तैयार हूं। मैं अब इस फालतू के रिश्ते में और ज्यादा नहीं उलझना चाहता था। मैंने रूखेपन से जवाब दिया, मुझे मेरे बड़ों के साथ ही रहना होगा और वैसे भी मुझे अभी कुछ बहुत जरूरी काम निपटाना है। ये बोलते ही मैंने कॉल काट दिया और उसे इस नंबर पर भी दोबारा ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना सही है। लेकिन जब मैंने फोन जेब में रखा और सिर उठाया, तो देखा कि
चू यू यू बहुत ही अजीब नजरों से मुझे देख रही थी। मेरी बातें सुनकर चू यू यू ने चिढ़ते हुए कहा, अगर डेटिंग की बात करें तो तुम में जरा भी बदलाव नहीं आया है। पहले भी जब तुम किसी से ऊब जाते थे तो तुरंत ब्रेकअप कर लेते थे, और आज भी वही कर रहे हो। उसने गुस्से में पैर पटका। तुम्हें घटिया कहना भी कम होगा। मैंने सफाई देते हुए कहा, वो एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं बस एक ब्लाइंड डेट, तयशुदा मुलाकात पर मिला था। मैं उसे जानता जरूर था, लेकिन मैंने उसे आज तक छुआ तक नहीं है। खैर, मुझे अब यहां से जाना ही होगा। मुझे अपनी मां के लिए दवाइयां खरीदनी हैं। ये सुनते ही चू यूयू ने होटल की डिस्पोजेबल चप्पलें पहने हुए तेजी से कदम बढ़ाए। वो मेरे पास आई और उसने मुझे रोकने के लिए हाथ बढ़ाए। उसने मेरी टाई पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा, जिससे मेरा सिर थोड़ा नीचे झुक गया। वो गुस्से में फुसफुसाई, मैंने तुम्हें कब सिर नीचे करने के लिए मजबूर किया? तुम यहां से तभी जा सकते हो जब मैं तुम्हें जाने दूंगी। तुम्हारे होटल के सभी सहकर्मियों को पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे साथ कमरे में हूं, और तुम्हें लगता है कि इसका बाहर बुरा असर पड़ रहा है। अरे, मैंने अपने सगे माता पिता तक को जेल भिजवा दिया है। तुम्हें क्या लगता है मुझे इन तथाकथित सामाजिक असर या बदनामी की रत्ती भर भी परवाह होगी? उसने मेरी टाई से अपना हाथ हटाया और अपनी उंगलियों से मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए सीधे मेरी आंखों में देखा। बताओ, एक रात के लिए तुम्हें कितना पैसा देना ठीक रहेगा? उसे इस तरह अपने करीब देखकर मेरी आंखों में कुछ भाव बदल गए। सच तो ये था कि चाहे वो कॉलेज के दिनों की पुरानी चू यूयू हो, या आज की ये अमीर और घमंडी चू यूयू, या फिर जिंदगी में कोई और औरत हो, मेरे दिल में उसके प्रति कभी कोई विरोध या नफरत टिक ही नहीं पाती थी। कोई इंसान अपनी जवानी में चाहे कितना भी उग्र, बेपरवाह और बेलगाम क्यों न रहा हो, आखिरकार वो अपनी उसी पुरानी सुकून वाली जगह पर वापस लौटना चाहता था। कॉलेज के दिनों में मुझे सोते समय चू यूयू को अपनी गोद में लेना बहुत अच्छा लगता था। उससे मुझे एक अजीब सा सुकून और सुरक्षा का एहसास होता था, जब वो किसी छोटी बिल्ली की तरह मेरी बाहों में सिमट जाती थी। कमरे की मध्यम रोशनी में ऐसा लगा जैसे चू यूयू के होंठ मेरे होंठों को छूने ही वाले थे। उसने बेहद नजदीक आकर धीमी आवाज में कहा, अरे बताओ ना, एक रात का कितना किराया लोगे? उस पल मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। मेरी सहज इंसानी प्रवृत्ति यही कह रही थी कि मैं आगे बढ़कर उसे चूम लूं। लेकिन तभी चू यूयू ने अपना सिर थोड़ा पीछे खींचा और चेहरे पर एक तंजिया मुस्कान लाकर पूछा, वैसे तुमने अब तक कितनी लड़कियों को चूमा? उसका ये सवाल सुनते ही ऐसा लगा जैसे कड़ाके की ठंड में किसी ने मुझ पर बर्फीले पानी से भरी बाल्टी उलट दी हो। मेरा सारा जोश, सारा उत्साह एक पल में गायब हो गया। मैं अंदर तक कांप गया। मैं समझ गया कि वो तो बस मुझसे बदला ले रही थी। वो भला मुझसे दोबारा प्यार कैसे कर सकती थी? क्या मैं आज इस हैसियत में उसके लायक भी था? मेरे चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयों और बुझते हुए उत्साह को चू यूयू ने तुरंत भांप लिया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और रूखेपन से कहा, चलो, अब ज्यादा आगे मत बढ़ो, वरना मेरे लिए ये एक अच्छा अनुभव नहीं होगा। जाओ, पहले हाथ मुंह धो लो, नहा लो। मैं बिस्तर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। उस वक्त मैं किसी बेजान लकड़ी की मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रहा, जैसे मुझ में खुद सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई हो। मैं चुपचाप बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जब मैं नहा रहा था तो चू यूयू भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। नहाने के बाद जब वो तौलिए में लिपटी हुई बेडरूम में आई, तब तक मैंने अपने कपड़े बदल लिए। वो चुपचाप अपना पायजामा पहनकर कंबल के अंदर दुबक गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बर्फ जैसी सफेद कलाई बेड के एक तरफ लटकी हुई थी। उसे सोते हुए देखकर अचानक मेरे दिमाग में उस भोली भाली, नासमझ कॉलेज वाली लड़की की धुंधली सी छवि तैर गई, जो कभी मेरे पीछे पीछे घूमती थी। मुझे अचानक अतीत की वो सारी बातें, उसकी वो रोती हुई आवाज याद आने लगी, जिसे मैं कभी बेकार की किचकिच समझकर नापसंद करता था। अरे चेन फैन, क्या तुम आज जल्दी घर वापस आ सकते हो? मैं बार के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अरे प्लीज, शराब थोड़ी कम पिया करो। सुनो, हमारे घर में चूहे आ गए हैं, मुझे डर लग रहा है। चेन फैन, तुमने मुझे आज तक जो कुछ भी दिया, वो सारा पैसा और सामान यही है। मैं तुम्हें सब वापस दे दूंगी, लेकिन कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी और कमरे के सन्नाटे में मैं अतीत की उसी रोती हुई चू
यूयू की आवाज और उसकी परवाह को याद करके अंदर तक टूट रहा था, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से खो दिया था। मेरे लिए उन पुरानी यादों का महत्व शब्दों से परे था, लेकिन आज की चू यूयू के दिल में इनका मतलब बिल्कुल उलट चुका था। कॉलेज के दिनों में कभी-कभी मैं इतना लापरवाह और आलसी हो जाता था कि उसका फोन उठाना या व्हाट्सएप पर उसके मैसेज का जवाब देना तक भूल जाता था। वो अक्सर रोते हुए कहती थी, मैं रोज काम से देर से घर आती हूँ और तुम्हें लगातार इतने सारे मैसेज भेजती रहती हूँ, पर तुम जवाब तक नहीं देते। और वो चूहों वाली बात, सच तो यह है कि हमारे घर में कभी चूहे आए ही नहीं थे। वो बस डर के बहाने मुझे अपने पास बुलाना चाहती थी। वो बार के बाहर मेरा इंतजार करने में भी खुश रहती थी और न जाने कितनी रातें उसने गाड़ी में अकेले सोकर बिता दी थीं। वो इतनी सहमी रहती थी कि अपने मन की बात खुलकर कहने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाती थी। वो बस अंदर से कमजोर और आत्मविश्वास की कमी होने के बावजूद बाहर से मजबूत होने का झूठा नाटक करती थी। बेड के पास खड़े होकर मैंने मध्यम रोशनी में उसकी कलाई को ध्यान से देखा। नब्स के पास बना वो नीला टैटू साफ दिख रहा था, जो पूरी कलाई को घेरे हुए था। लेकिन जब मैंने गौर किया, तो टैटू के नीचे की त्वचा थोड़ी उभरी हुई थी। नहीं, वो कोई आम टैटू नहीं था। वो टैटू तो कलाई काटने के गहरे निशान को छिपाने के लिए बनाया गया था। तभी मुझे अचानक कॉलेज के दिनों में कही उसकी एक पुरानी बात याद आ गई। चेन फैन, इस दुनिया में अब मेरे पास सिर्फ तुम ही बचे हो। अगर तुमने भी मुझे ठुकराने की हिम्मत की, तो तुम मुझे सीधे मौत के मुंह में धकेल दोगे। ये याद आते ही मेरे दिमाग में अनगिनत भयानक विचार उमड़ने लगे। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। चू यूयू सो रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब मैंने उसकी कलाई को छुआ। तभी उसकी आंखें खुली। उसने अपना हाथ झटकते हुए चिढ़कर मुझसे पूछा, होश में तो हो? मेरी कलाई को इस तरह क्यों देख रहे हो? इस बार मुझसे कोई जवाब नहीं देते बना। चू यूयू की आंखों में मेरे लिए गहरी नफरत और घृणा साफ दिखाई दे रही थी। उसने ताना मारते हुए झूठ कहा, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में एक और बॉयफ्रेंड आया था, और वो तुम्हारी तरह कमजोर नहीं था। ये निशान उसी के साथ हुई एक बहस के दौरान लगा था। अब चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मैं बार बार गहरी सांसें ले रहा था, मानो अपना सब कुछ खो चुका हूं। मैं चुपचाप पैर घसीटते हुए उसके कमरे से बाहर निकल गया। चूयू करवट बदलकर लेटी रही और मेरे कदमों की आहट सुनती रही, जो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। बगल वाले कमरे में जाकर भी मुझे चूयूयू को रात भर नींद नहीं आ रही थी। सच तो ये था कि चेन फैन के साथ उस बेहद खूबसूरत और प्यार भरे दौर के बाद हमारा ब्रेकअप क्या हुआ। मैंने लाइफ में कभी किसी और को डेट ही नहीं किया। उस धोखे के बाद स्वाभाविक रूप से मेरा लड़कों पर से भरोसा उठ गया था और मुझे उनसे नफरत हो गई थी। लेकिन अभी-अभी जब चेन फैन मेरे इतने करीब था, तो मैं अपने दिल की तेज धड़कनों को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। मैंने खुद को जबरदस्ती समझाया और अपने मन से उसकी सारी अच्छी यादों को मिटा दिया। खिड़की के बाहर देखते हुए मैंने फैसला किया कि इस शहर में जो कपड़ों के कारोबार, गारमेंट इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल बेकार है, मैं अपनी कंपनी का एक नया कारखाना सिर्फ इसलिए खोलूंगी क्योंकि चेन फैन यहां है। अब मुझे बिजनेस से ज्यादा चेन फैन की जिंदगी से खेलने में मजा आने लगा था। मैंने मन ही मन सोचा, बड़ा मजा आएगा। अगर मैंने इसे दुगना दर्द देकर अपना बदला नहीं लिया, तो मुझे कभी शांति और खुशी नहीं मिलेगी। चुयू ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने पर्सनल ड्राइवर को कॉल लगाया। सुनो, होटल के सुपरवाइजर से बात करो। मुझे उस चेन फैन नाम के कर्मचारी से अपनी कंपनी के लिए कुछ पर्सनल काम करवाना है। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठे गाइड यांग ने हैरान होते हुए सोचा, अजीब बात है, मैंने आज तक प्रेसिडेंट चू को कभी किसी मामूली वेटर के लिए इस तरह बेचैन होते या उसे अपने करीब आने देते नहीं देखा। दाल में कुछ काला जरूर है। होटल में मेरे कमरे से बाहर निकलने के बाद वहां मौजूद लोग, जैसे ड्राइवर यांग, मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर वो वेटर, मैं, आधे घंटे तक प्रेसिडेंट चू के कमरे में क्या कर रहा था। आखिर राष्ट्रपति चू के लिए उस लड़के की क्या अहमियत थी। खैर, होटल से निकलने के बाद मैंने मां के लिए कुछ दवाइयां खरीदी और सीधे रात के बाजार नाइटर मार्केट की तरफ चल दिया।
वहां पहुंचकर मैंने देखा कि एक अजनबी लड़की मेरी माँ के स्टॉल के सामने बहुत ही तमीज और सम्मान से खड़ी थी। वो लड़की माँ से कह रही थी, आंटी, आप दिखने में बहुत सुंदर है और आपका बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। क्या मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले सकती हूँ? मेरी माँ उस वक्त अपना स्टॉल समेटने की तैयारी कर रही थी। असल में माँ मुझसे छुपकर यहाँ स्टॉल लगाने आई थी। उन्हें डर था कि अगर उनके बेटे मुझे पता चल गया तो घर वापस आने पर मैं उन्हें डांटूंगा कि इस उम्र में वो इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं। माँ उस लड़की को फोटो खींचने के लिए मना करने ही वाली थी कि तभी उनकी नजर थोड़ी दूर खड़े मुझ पर पड़ गई। जैसे कोई स्कूली बच्चा कोई गलती करते हुए पकड़ा जाता है, माँ वैसे ही शर्मिंदगी से चुपचाप खड़ी हो गईं। उन्होंने बात बदलते हुए मुस्कुराकर कहा, शाओफैन, आज तुम इतनी जल्दी काम से छुट्टी लेकर आ गए? मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे आगे बढ़कर चुपचाप उनका स्टॉल समेटने में मदद करने लगा। लगभग 20 मिनट में स्टॉल पर रखे कुछ बचे कुचे खिलौने और बालों के क्लिप वगैरह बिक गए। उसी बीच उस लड़की का ध्यान दोबारा मेरी तरफ गया। वो बार बार मुझे देख रही थी, फिर अपनी नजरें घुमा लेती, हर कुछ सेकंड में अपने होंठ चबाती और फिर चुपके से मुझे दोबारा देखने लगती। माँ ने उस लड़की के इस अजीब बर्ताव को ताड़ लिया और जानबूझकर उससे बातचीत शुरू कर दी। बेटा, क्या अब तुम्हारा मुख्य काम वीडियो बनाना ही है? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ आंटी, मुझे बस अपने काम में थोड़ी आजादी चाहिए। मैं अभी भी इस करियर के बारे में और सोच रही हूँ। बोलते बोलते उसने फिर से मेरी तरफ देखा, जो चुपचाप बगल वाले स्टॉल को समेटने में व्यस्त था। मुझे इस तरह अपनी माँ की मदद करते देख मेरे प्रति उसकी राय तुरंत बदल गई। माँ की समझदारी और बेटे का माँ के प्रति ऐसा सम्मान देखकर वो अंदर तक प्रभावित हो गई थी। मैंने बचे हुए खिलौनों को एक कंबल में लपेटा और कार की डिग्गी में रख दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद माँ मुस्कुराते हुए कार की अगली सीट पर आकर बैठ गईं। गाड़ी स्टार्ट करते ही माँ मजाक के मूड में आ गईं और बोली, बेटा, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि वो लड़की तुम्हें किस तरह अलग नजरों से देख रही थी? पक्का दाल में कुछ काला है। वो लड़की बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई और समझदार लगी। ज्यादा पैसों की लालची भी नहीं दिखी। मैंने तो बातों बातों में तुम्हारे लिए उसका नंबर भी ले लिया है। उसका नाम भी बहुत प्यारा है, लीशिया। मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह माँ का दिल रखने के लिए उनका दिया हुआ वो बिजनेस कार्ड कार के डैशबोर्ड पर रख दिया। तभी माँ का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ और उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम्हारा और बाई चुचू का ब्रेकअप सच में सिर्फ पैसों की वजह से हुआ? असल में हमारे यहाँ शादी में 3 लाख युआन का दहेज कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आज के समय में ये बहुत औसत बात है। मैं कुछ पल के लिए रुका। स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। वो चाहती है कि मैं घर भी पूरी तरह उसी के नाम करवा दूं। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोला। मैं चुप रहा क्योंकि मैं अपनी माँ के इस कमजोर लेकिन अंदर से बेहद नाजुक दिल को और ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। हमारा परिवार दिवालिया होने के बाद माँ पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी थी। रात के अंधेरे में हमारी पुरानी कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। तभी मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरी नजर माँ पर। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, मिस लियूरू माँ, क्या आप अब ये शादी ब्याह की बातें करना बंद करेंगी? दिन भर तो आप लोगों को बस। मैंने बात अधूरी छोड़ी ही थी कि माँ ने लंबी सांस लेकर मेरी बात पूरी की। बेटा, तुम दिन में एक ट्यूटर की तरह बच्चों को पढ़ाते हो, दोपहर के लंच ब्रेक में सड़कों पर पर्चे बांटते हो और शाम को यहाँ आकर स्टॉल लगाते हो। ये सब कितनी कमर तोड़ मेहनत का काम है, मुझे सब पता है। तुमने पिछले 2 महीनों में दिन रात एक करके 20,000 कमाए थे, लेकिन तुम इतने थक गए कि तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और जो 30,000 युआन तुमने इतनी मुश्किल से बचाए थे, वो एक झटके में इलाज में चले गए। जरा अपने शरीर की हालत तो देखो। क्या ये सब ठीक है? मैंने तो बस अपना मन बहलाने और टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन कुछ छोटे मोटे खिलौने खरीद लिए थे ताकि यहां बेच सकूं। इसमें और तुम्हारी इस जानलेवा मेहनत में बहुत फर्क। माँ ने आगे कहा, लेकिन बेटा, अगर तुम सिर्फ पैसों की तंगी या कर्ज की वजह से शादी करने से डरते हो तो इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन लेयाओ ने खुद अपनी तरफ से मुझे कई बार फोन किया है।
उसने कहा है कि वो तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज एक ही बार में चुकाने में हमारी मदद करेगी। माँ की बात सुनकर मुझे समझ आया कि वो बच्ची आज भी अपने वादे की कितनी पक्की है। जैसे ही माँ ने लेआओ का नाम लिया, मेरी यादों में एक ऐसी लड़की का चेहरा उभर आया जो इस मतलबी दुनिया में किसी फरिश्ते जैसी थी। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, जब तुम छोटे थे तो तुम किसी से नहीं डरते थे, सिवाय लेआओ के। जब भी वो तुम्हारे आसपास होती थी तो उसका एक ही तकिया कलाम होता था, स्कूल में मेरे भाई को धमकाने की हिम्मत किसकी है? वो हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहती। बाद में ले आओ अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई और दूर होने की वजह से धीरे धीरे हमारा संपर्क कम हो गया, बातचीत कम हो गई। लेकिन आज भी उसे सोशल मीडिया या टीवी पर अक्सर देखा जा सकता है। ले आओ अब एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी और उसका हर एक शो, हर एक परफॉर्मेंस इंटरनेट पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता था। मुझे याद आया कि बचपन में मैंने कितने भोलेपन से उससे शादी करने का सपना देखा था। एक बार मैंने बहुत शरारती अंदाज में अपने दिल की बात उससे कह दी थी। तब ले आओ इतनी जोर से हंसी थी कि उसने अपना पेट पकड़ लिया था और फिर बेहद गंभीरता का नाटक करते हुए मुझसे बोली थी, पहले जाओ और अपनी मां से उनकी राय पूछ कर आओ। उस वक्त वहां बैठे सारे बड़े लोग ये सुनकर लोटपोट हो गए थे। बचपन की वो नादान पसंद बरसों तक मेरे दिल में। यहाँ तक कि कॉलेज में डेटिंग के दौरान भी मैं अवचेतन रूप से हर लड़की में लेआओ जैसी ही सादगी और खूबियां तलाश करता रहा। लेकिन अब बड़े हो जाने के बाद हमारे बीच के वो अच्छे रिश्ते अचानक अजीब और तनावपूर्ण हो गए थे, जिससे एक अलगाव सा आ गया था। हम कभी एक ही दुनिया के लोग थे, लेकिन आज वो कामयाबी के उस शिखर पर थी जहां उस पुरानी दुनिया के लोग लाख चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच सकते थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी बर्बादी के बाद मुझे उससे इस तरह जुड़ने का मौका मिलेगा। मैं मां को लेकर अभी-अभी घर पहुंचा ही था कि तभी मेरे फोन पर होटल के सुपरवाइजर सन का कॉल आ गया। उनकी आवाज में हमेशा जैसी कड़क नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चापलूसी और अचरज। वो बोले, चेन फैन, तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो बच्चे। तुमने एक बहुत बड़े आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उनके पास अपनी गाड़ी के लिए हमेशा एक पर्सनल ड्राइवर की कमी रहती है और वो चाहती हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए उनके साथ चलो और उनकी गाड़ी चलाओ। बड़ी हस्तियों की गाड़ी चलाना होटल के अनगिनत कर्मचारियों का सपना होता है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे चू यूयू के साथ अकेले रहने के ख्याल से ही एक अजीब सी घबराहट और दम घुटने का एहसास होने लगा। मेरे अंदर नफरत, उपहास, तिरस्कार, घृणा और पुरानी अधूरी भावनाओं का एक ऐसा जटिल मिश्रण उमड़ रहा था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। मेरा मन चीख चीख कर इस प्रस्ताव को मना करना चाहता था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि चू यूयू का असली मकसद मुझे चैन से जीने न देना और अपनी उंगलियों पर नचाना है। सामाजिक स्तर पर आज हम दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था और उसका ये प्रस्ताव महज एक नौकरी नहीं, बल्कि मेरे लिए एक नया जाल। सुपरवाइजर सन के मुंह से ये बात सामने आते ही मेरे पास मना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मैनेजर सन ने साफ लहजे में चेतावनी दी कि मुझे कल सुबह 8 बजे से पहले हर हाल में होटल पहुंचना है और जब तक मैं चू यूयू के साथ रहूं, मुझे किसी भी कीमत पर उसे नाराज नहीं करना है। उन्होंने लालच और धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने उसे खुश रखा तो इस महीने तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे बॉस के नाराज होने पर तुम्हारा क्या हश्र होगा। ये सब सुनकर मुझे धीरे धीरे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आने लगा। मैं अपनी जवानी के दिनों में की गई लापरवाही के लिए खुद को कोसने लगा था। सच तो ये था कि आज की इस हालत में मैं चू यूयू के प्रति कभी भी चाहकर भी हमदर्दी नहीं रख सकता। कॉलेज के दिनों में भी हम दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। चू यूयू अक्सर छोटी छोटी बातों पर असहज हो जाती थी और जरा सी बात पर उसका चेहरा बदल जाता था। वो साफ तौर पर नाराज होती थी, लेकिन ऊपर से बेपरवाही का झूठा नाटक करती थी। मुझे उसकी वो सारी आदतें आज भी अच्छी तरह याद थीं। उस जमाने में मैं अक्सर उसे जानबूझकर नाराज छोड़ देता था। उसकी वो किचकिच मुझे चिढ़ाती थी, इसलिए मैं उसे
रोता छोड़ मुड़कर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने बाहर चला जाता था। तब मेरी हैसियत ऐसी थी कि शहर के मेयर का बेटा भी मुझसे अदब और विनम्रता से पेश आता था। और कहाँ वो, 3-3 अपराधों के दाग से घिरे एक बदनाम परिवार की बेटी। उस वक्त मेरी नजरों में उसकी औकात ही क्या थी, जो वो मुझे कंट्रोल करने की हिम्मत करती। सच तो ये था कि अगर मैं उस समय उसके जिस्म की तरफ इतना आकर्षित न होता, तो मैंने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया होता। मैं तब कितना लापरवाह, अभिमानी, बेफिक्र और अपनी धुन में रहने वाला इंसान था। लेकिन आज, जब मेरा परिवार पूरी तरह टूट चुका था, तो अपने उस पुराने अमीर और घमंडी रूप को याद करते हुए मैंने और गहराई से सोचा। अब मैं चूयूयू की उस समय की बेबसी को बेहतर ढंग से समझ पा रहा था। और शायद यही वजह थी कि हमारा अलगाव मेरे लिए इतना निर्णायक और आसान रहा। भले ही मैं चूयूयू के सामने नहीं था, फिर भी उसके ख्यालों में अक्सर खो जाता था। और मुझे एक अजीब सा अपराध बोध, डर और दिल में गहरा दर्द महसूस होता था।